सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, इसके पहले हम लोग दोनों सेट का सेट ए और सेट बी का मैथ सेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं और दोनों सेट का इंग्लिश पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें रीजनिंग पोर्शन आकाश सर और लैंग्वेज पोर्शन सुनील सर ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो सारा का सारा लेक्चर, वो जितने भी आंसर वीडियो हैं आपने वो देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन सारे आंसर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ ध्यान रहे कि जब भी आप आंसर वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिस सेट का क्वेश्चन पेपर आपने एग्जामिनेशन हॉल में देखा था। क्लियर है? अब वहाँ पे जो भी आप सेट आपने अपने सामने रखेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है, आप एग्जामिनेशन हॉल में कौन सा आंसर उसमें टिक करके आए हैं और कौन सा आंसर यहाँ बताया जा रहा है वो आपको मैच करना है। वहाँ मैच करने से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। लेकिन ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो हम वहाँ किए वो तो हो गया, अब वो अपने हाथ में तो है नहीं उसको बदलना। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि जो पेपर हमने बनाया था थोड़ा सा लेवल अप है या डाउन है, अब उस पर भी ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। फोकस हमारा मेन ये है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे आया था वो क्वेश्चन हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी चीज़ को फोकस करके हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं कि सारे रिस्पेक्टिव टीचर से भी हमने बात किया कि सर आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट को आके यहाँ कवर कर लीजिए और जो भी आंसर है उन सारे सेक्शन का जो सेक्शन आपने कवर किया था पेपर बनाते समय, उन सारे सेक्शन का आंसर वीडियो बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि अगर उनको डाउट हो कुछ क्वेश्चन में जिसका आंसर उन्हें नहीं पता है वो सारा का सारा कवर हो जाए। हमारा जिम्मेदारी यहाँ पे बना था मैथ्स और जीएस का, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब मेरे जिम्मेदारी में भी मैथ सेक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है, उस पर वीडियो आप लोग को दे दिया गया है। बचा हुआ जो सेक्शन है वो जीएस का है, जिसमें आज हम लोग सेट ए का जो 6, 7, 8 वाला था उस सेट ए का जीएस वाला पोर्शन हम लोग यहाँ कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर और 48 तक ये 25 क्वेश्चन हैं जीएस में। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। फिर एक डिस्क्लेमर, जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, जब भी मैं यहाँ पे आंसर वीडियो बनाऊँ, आपके पास 3 चीज़ होना जरूरी है। पहला, वो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में दिया गया था। क्लियर? दूसरा चीज़, एक रफ या कोई एक पेपर, साथ में एक पेन, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जुबानी पता होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ है बेसिक जीके का। अब बेसिक जीके आपको ज़्यादा सोचने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। जो क्वेश्चन आपको पता है सिंपल आप पेपर में ही टिक कर लीजिए, उस पर नोट डाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ नदी वाला कॉन्सेप्ट है, मैप का यहाँ बनाने का जरूरत पड़ेगा। यहाँ कुछ बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंडोल 3 एसिटिल अम्ल का एक क्वेश्चन है जो नेचुरल ऑक्सीजन का है। इन सारे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड बताऊंगा। वो बैकग्राउंड आप कोशिश करिएगा अपने पेपर में नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे वहां पे आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप करने में वो फायदा करेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हम लोग का सबसे पहले मैं यहाँ सेट नोट कर दे रहा हूं, ये कौन सा सेट है? सेट ए। सेट ए का हम लोग देखने वाले हैं। और सेट ए का कौन सा पोर्शन? जीएस पोर्शन, जनरल जो स्टडी है, सामान्य अध्ययन, उसका क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? कब का बात है ये? प्राचीन इतिहास का। तो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, अगर आप 6, 7, 8 का सारा बेसिक एनसीईआरटी आपने कवर किया है तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपने देखा होगा 6 हम लोग का पूरा एंशिएंट प्राचीन इतिहास है, 7 हम लोग का पूरा मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और 8th जो हम लोग का है वो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। जो हम लोग का प्राचीन वाला इतिहास है यानी कि क्लास 6 वाले एनसीईआरटी हिस्ट्री में, उसी में ये कॉन्सेप्ट है कि वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी। आपको पता होगा कि प्राचीन इतिहास में जो वर्ण व्यवस्था जो था उसमें शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण वहाँ पे बने हुए थे। इन वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी, कुछ वर्ण ऐसे थे जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ वही क्वेश्चन है आपके सामने कि वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी। 3 ऑप्शन, पहले 3 चीज़ आपके बाद सामने दिया गया है। पहला है स्त्रियां, दूसरा शूद्र, तीसरा क्षत्रिय। उसके बाद विकल्प है पहला केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्त्री, शूद्र और क्षत्रिय इनमें से किसे पढ़ने का अनुमति था? क्वेश्चन नंबर 24, स्त्री, शूद्र
और क्षत्रिय। तो इसका आंसर क्या होगा? जो वर्ण व्यवस्था था जिसमें सबसे पहले ऊपर थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। इसमें जो शूद्र वाला सेक्शन था, शूद्र वाले जो वर्ण थे, इन्हें पहली बात तो इन्हें जो वेद है उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा कंडीशन यह है कि उस समय जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उन्हें भी वेद पढ़ने का आज्ञा नहीं था, उन्हें भी अनुमति नहीं था। इसका मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा आंसर क्या होने वाला है कि प्राचीन इतिहास में स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियों और शूद्रों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है स्थूल खाद्य, दूसरा है वसा, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा विटामिन। छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन के जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य जो पोषण तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारा आता है विटामिन, फिर प्रोटीन, फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट और जो रेशा होता है यानी कि फाइबर। ये अब इन पांचों का नाम हम बचपन से याद करते आए हैं कि हमारे भोजन में ये मौजूद होना चाहिए और इससे हमें फायदा मिलता है, इससे हमें पोषण तत्व मिलते हैं। अब ये पोषक तत्व किनमें? विटामिन, ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है डी। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो क्या विटामिन पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? एक बात आपको मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बता दूं, जब भी आपके सामने कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। पहला, सर क्वेश्चन पढ़े, 4 विकल्प, चारों में से क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि वो क्वेश्चन आपको 100% पक्का मालूम है। दूसरा कंडीशन ये होता है तुक्का लगाना, जुगाड़ से। अब जुगाड़ भी ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर मार रहे हैं, वहां पे उस प्रोसेस को, उस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब कि ऑप्शन आपके सामने 4 है, हमें ये नहीं मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसका आंसर ए नहीं होगा। फिर हम थोड़ा एलिमिनेट करेंगे, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर थोड़ा सा और उसके बारे में डीप एनालाइज करेंगे, लग रहा है ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा और ऑप्शन बी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है जिसमें यह मालूम है कि 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो भैया डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। यहां पे आपके सामने 4 है, आप शायद स्थूल खाद्य के बारे में न जानते हो, लेकिन आप वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के बारे में दबा के जानते हैं। छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पोषक तत्व में ये सारे मौजूद है। इसका मतलब कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन आपको लेना अति जरूरी है, अनिवार्य है पोषक तत्व के लिए। और इसमें इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है स्थूल खाद्य, कोई जरूरत नहीं है उसका। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? अब स्थूल खाद्य के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये होता क्या है। स्थूल खाद्य दरअसल एक रेशा यानी कि फाइबर है, और ये फाइबर मिलता कहाँ है? जैसे जो सूखे फल वगैरह होते हैं, मूंगफली का छिलका हुआ, या फिर जो नट्स वगैरह होते हैं उनके छिलके में पाया जाता है, जिसको पचाना हमारे जो पेट में जो एंजाइम निकलता है उसके मदद से उसको पचाना बड़ा मुश्किल है, पचा नहीं पाता है इसका। और भोजन का जो घटक है, हमारे भोजन का घटक, क्योंकि मूंगफली का जो छिलका है भोजन का घटक तो है वो, लेकिन भोजन का घटक होने के साथ साथ क्या हम उसको खाते हैं? क्या उससे हम पोषक तत्व पाते हैं? नहीं पाते हैं। इसलिए स्थूल खाद्य हमारे भोजन का तत्व है, उसका यौगिक है, लेकिन हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 25 का ए स्थूल खाद्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। रॉकेट की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की प्रणाली किस सिद्धांत पे? 4 ऑप्शन है, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, कोणीय गति का संरक्षण। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेग का संरक्षण। क्या होता है संवेग का? पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए होगा। ए में दिया हुआ है संवेग का संरक्षण। होता क्या है संवेग का संरक्षण? अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई पिंड या फिर पिंड का निकाय का मतलब दो या दो से अधिक पिंड है, उस पिंड के सिस्टम को, जैसे एक गेंद हुआ, एक और बड़ा गेंद हुआ, इन दोनों को अगर एक साथ हम एनालाइज करेंगे तो क्या जहाँ एक गेंद है या एक से अधिक है? 2 है। 2 को जब एक साथ हम देखेंगे तो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे।
तो अगर ये इस पूरे निकाय या फिर अकेले किसी वस्तु पे अगर बाहरी कोई बल कार्य नहीं करता है, उस कंडीशन में इन वस्तुओं का या इन निकायों का कुल संवेग हमेशा संरक्षित होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ना कभी वो बढ़ सकता है, ना कभी वो घट सकता है, ना उसे कभी नष्ट किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं कि संरक्षित है वो। इसी आधारित पे, इसी सिद्धांत पे आधारित क्या है हम लोग का रॉकेट की प्रणाली। इसलिए हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है, जिसमें पहला ऑप्शन है मेंडोल तथा सिट्रिक अम्ल, सेकंड है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट और फोर्थ है शुष्क बर्फ। ऑप्शन यहाँ क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोग को। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल ये क्या है, एक तरीके का प्राकृतिक ऑक्सीजन है। अब प्राकृतिक ऑक्सीजन है तो जरूरी कहीं ना कहीं प्रकृति से ही पाया जाता होगा। प्रकृति से पाया जाने का मतलब किसी पेड़ पौधे में पाया जा सकता है, हवा से पाया जा सकता है, जमीन से पाया जा सकता है, या फिर शरीर के अंदर मौजूद हो। यानी कि प्राकृतिक ऑक्सीजन होने का मतलब इसे मनुष्य तो नहीं बनाता होगा भैया, इससे इतना से तो ये क्लियर हो गया। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो प्राकृतिक ऑक्सीजन पाया जाता है पेड़ पौधों में, और पेड़ पौधों में भी कहाँ पाया जाता है, जैसे जो छोटे पौधे होते हैं उन छोटे पौधों की नई जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं, जो छोटे छोटे नए जो पत्ते होते हैं, उस पत्तों पे, जैसे अगर इस पौधे को हम देखें, यहाँ से डाली निकला हुआ है, यहाँ एक पत्ता है बड़ा सा, यहाँ एक पत्ता है बड़ा सा, ये डाली और आगे गया है नया, जो मान लीजिए इसमें एक पंखुड़ी निकला है, अभी ये पत्ता पूरा बना नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना कि जो पनकता है पत्ता, उस समय जब पत्ता बड़ा बड़ा पत्ता निकल गया, उसके बीच से छोटे छोटे जो पत्तियाँ निकलती हैं, पंखुड़ियाँ निकलती हैं, इसमें इसके टिप पे, इसमें भी पूरा नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ में एक पत्ता, नया पत्ता निकल रहा है, इस पत्ते के एकदम टिप पे, जो एकदम इसका ऊपरी सिरा है, यहाँ पे पाया जाता है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। अब ये होता क्या है, इसका काम क्या है, जैसे आखिर क्यों बीच में नहीं पाया जाता है, तो इसका एक चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है कि अगर इसके टिप पर ये अम्ल इंडोल 3 एसिटिक अम्ल मौजूद है, इसका एक चिन्ह होता है, ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें वृद्धि हो रहा है, ये और बढ़ रहा है, इसका विकास रुका नहीं है, इसका वृद्धि हो रहा है। अगर यहाँ से इंडोल 3 एसिटिक अम्ल गायब हो जाए, अगर किसी पत्ते के टिप पर इंडोल 3 एसिटिक अम्ल खत्म हो जाता है, तब उस समय से इसकी पंखुड़ियाँ विकास करना बंद कर देती हैं, उस समय से ये पंखुड़ी बढ़ना बंद कर देता है। तो इतना क्लियर हुआ, पत्ता में पाया जाता है। अब अगर ये पत्ता में पाया जा रहा है पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधे भैया कृत्रिम है या प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। और अगर प्राकृतिक चीज से कोई चीज पाया जा रहा है तो वो प्राकृतिक ही होगा। क्लियर है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन क्या है, अच्छा ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट क्या होगा, फाइलोक्विनॉल। फाइलोक्विनॉल मैं यहां लिख देता हूं, PHYLLOQUINONE। आई थिंक स्पेलिंग इज राइट। चलिए फाइलो, अच्छा कहीं कहीं इसको फाइलोक्विनॉन बोला जाता है, कहीं कहीं से फिलोक्विनॉन भी बोला जाता है। उस पर आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि ये क्या है, विटामिन K1, विटामिन K1 का ये रासायनिक नाम है। विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनॉन। इसे कहीं कहीं फिलोक्विनॉन भी बोला जाता है, कहीं कहीं फाइलोक्विनॉन। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी था, हाँ ऑप्शन डी फाइलोक्विनॉन। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोग को बताना है, उसके पहले मुझे एक साफ करना है। अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते नोट कर सकते हैं। नोट क्या करना है, ये आपको पता हो गया है, स्त्री शूद्र क्षत्रिय में से आंसर कौन सा है, स्त्री और शूद्र, ये दोनों आंसर था। क्योंकि ये मैं यहाँ पे कैंसिल कर चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कैंसिल किया था, तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं है नोट डाउन करने का। साथ में डिजाइन फुल पत्ता बनाने का भी कोई जरूरत, ये आप लिखिएगा कि इंडोल 3 एसिटिक अम्ल हमारा प्राकृतिक ऑक्सीजन है। एक जगह कहीं आप स्टार मार्क बना के लिख लीजिएगा कि ये नए पत्तियों के
ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। ये इस बात को इंगित करता है, ये इस बात को दर्शाता है कि पत्ती में वृद्धि हो रहा है, पत्ती में विकास हो रहा है, इसका विकास अभी रुका नहीं है। ये आपका स्टार मार्क बना के लिख लीजिएगा। साथ में आपको लिखना है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फाइलोक्विनॉन। विटामिन के वन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फाइलोक्विनॉन या फिर फिलोक्विनॉन। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 तक। 29 को हम समझते हैं, उसके लिए मुझे एक चार्ट यहाँ बनाना है, वो आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। उसके लिए आपको विटामिन का एक वर्गीकरण देखना है। वर्गीकरण कोई बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वर्गीकरण है, ध्यान से देखिए। विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है किस आधार पे? कि इनकी घुलनशीलता के आधार पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, घुलनशीलता के आधार पर। अगर आप पॉइंट बना के लिखना चाहें आप ये भी लिख सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। वसा का मतलब जो तैलीय पदार्थ होते हैं, तेल वगैरह हुआ, उसमें घुलनशील। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, इसको आपको अलग से देखना है। अलग से ये देखना है, बस आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। दूसरा आपको ये याद रखना है, जल वाले बस आप याद कर लेंगे बी और सी। क्लियर हुआ? साथ में आपको ये पता होगा कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं? 5 या 6। 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई और के, ये सारे विटामिन हैं। अब अगर इनमें से बी और सी चला गया जल में तो बचे सारे ए डी ई और के यहाँ आ जाएंगे। ए डी ई और के। इसका मतलब कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और साथ ही में वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी ई और के। अब इस कॉन्सेप्ट को लगा के आप खुद बताइए कि क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 29 क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखा है, पहला है सी और डी। तो क्या सी और डी होने वाला है? सी इधर है, डी इधर है, डी तो वसा में है भैया, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ए और डी। फिर देखिए ध्यान से, ए इधर है, डी भी इधर ही है, और ये किस में घुलनशील है? वसा में। क्वेश्चन हमारा है जल में घुलनशील। तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और सी। अब जल में घुलनशील बी और सी, वाह वाह, मिला हम लोग को आंसर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? सी, 29 का सी। ये भी हम लोग का क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। दामोदर घाटी परियोजना, इसमें दो तरीके के सवाल है। पहला कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है, और दूसरा कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन किन राज्यों को मिल रहा है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है, इसका आंसर होगा झारखंड में है। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका लाभ किसे किसे मिल रहा है, तो उसका आंसर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पहला है केवल झारखंड यहाँ, और पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया? झारखंड में स्थित है। लेकिन वही अगर आपसे पूछे अच्छा इसका काम क्या है, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, परियोजना होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज इसको पहले मैं आशा करूँ, जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी नदी है। अच्छा, परियोजना बनाया किस लिए जाता है? घाटी परियोजना या फिर नदी पर बांध वगैरह, इसके पीछे दो तीन कारण है। और अगर खासकर हम दामोदर घाटी परियोजना का लाभ अगर हम देखें, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड कुछ इस, अगर यहाँ है तो पश्चिम बंगाल कुछ ये वाला इलाका है। क्लियर? अब झारखंड और पश्चिम बंगाल जो नदी है, नदी कुछ अगर इस तरीके से, अच्छा ये ध्यान देना है, ये बॉर्डर चिपका हुआ है, अलग अलग नहीं है। जैसे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर कोई नदी इस तरीके से अगर गुजर रही है, अगर हम यहाँ पे बांध कोई बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी परियोजना के लिए, तो क्या इसका लाभ सिर्फ इस इलाके में होगा या इसका लाभ हमें इधर भी देखने को मिलेगा? बांध बनाने का जुगाड़ क्या है कि हम यहाँ पे बस इसलिए बनाते हैं दो तीन, पहला कि हम बिजली पैदा कर सकें, कोई पावर प्लांट, बड़ा सा पावर प्लांट हम बना सकें। दूसरा ये सिंचाई के लिए, जैसे हम यहाँ पे बांध बनाएंगे, यहाँ से नहर वगैरह फूटा है या फिर आगे अगर नदी अगर जा रहा है, अगर पानी बहुत ओवर हो रहा है, हम इस बांध को रोक देंगे। जैसे हम बांध को यहाँ रोकेंगे
इस इलाके में बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इस इलाके में सिंचाई करने के लिए आवश्यकता हुआ हम पानी खोलेंगे, आवश्यकता नहीं हुआ पानी बंद कर देंगे। अब भैया पानी का आवश्यकता है, उस समय क्या हुआ, बांध खुला ही नहीं, ये भी गड़बड़ है। अब यहाँ पे फसल सूख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि फसल अब लगा हुआ है, अब कटने का समय आया हुआ, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, पता चला उसी समय पानी दबा दिया गया, फायदा से ज़्यादा नुकसान। इन सब चीज़ से रोकने के लिए कि अगर बाढ़ ज़्यादा हो रहा है या फिर अगर बाढ़ बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए, सिंचाई के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। मृदा अपरदन का मतलब जैसे आप देखते होंगे पानी वगैरह जब बहुत तेज धारा के साथ अगर पानी प्रवाहित हो रहा है, उस कंडीशन में बड़ा सा नाली अपने आप बना देता है, और नाली बना के मिट्टी अपने साथ साथ उसको बटोरते हुए और अपने साथ मिट्टी भी लेके जाता है। बाद में जब पानी बह के निकल जाए तो पता चलता है कि वहाँ पे नाली बन गया है, पहले नाली नहीं था। बीच का मिट्टी कहाँ गया, पानी अपने साथ ले गया। तो उस इलाके का मिट्टी अपने साथ वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और पानी की वजह से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही हमारा मृदा अपरदन, इसको भी बचाता है। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है तो वो झारखंड में, लेकिन इसका लाभ हमें झारखंड में भी मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि दामोदर घाटी परियोजना किस प्रदेश में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, झारखंड। और झारखंड हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यह कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। इसके लिए एक मैप मैं बनाता हूं, भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये विटामिन का जो हम लोग चार्ट बनाए हैं, वो चार्ट आप लोग अपने रफ पे बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो आप पीछे करके बना सकते हैं, उसको पॉज करके। जहां भी ऐसा लगे कि मैं मिटाने जा रहा हूं, आप वहां पे पॉज कर दिया करिए। और जो भी यहाँ नोट डाउन करने के लायक है, लायक क्या, सब यहाँ फालतू का तो कोई चीज़ बनता नहीं है, सब चीज़ लायक ही है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, जैसे इंडिया का मैप, कुछ ये इलाका, इंडिया, गुजरात वाला इलाका, इधर पूरा उत्तरी भारत पर, पूर्वी भारत पड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे बोल रहा है कि तुंगभद्र, साबरमती, मंडोवा और नर्मदा। और बोल रहा है कि कौन कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर किधर है, इधर हम लोग का पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ता है अरब का सागर। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी है जो अरब की सागर में नहीं गिरती है। अब अरब की सागर में नहीं गिरता है, इसका मतलब कि इधर आता ना हो, इसका मतलब हम ऐसा नदी खोज लें जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता हो, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर पूरा ये पहाड़ वगैरह, हिमालय वगैरह बैठा हुआ है। तो जो भी नदी हम लोग का निकलने वाला है, वो नदी या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। और आपको ये मालूम भी होगा कि ये जो हम लोग का पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, वो घाट थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ है। ये बात ज़्यादा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग बस ओवरऑल हम लोग ऊपर से व्यू लेंगे। ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा दबा हुआ है, और दबने के वजह से इस इलाके में जो भी नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ इधर जाएंगी, और इस इलाके में जो भी नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि बीच में यहाँ घाट है, पश्चिमी घाट है, ऊंचा पहाड़ के जैसा है, यहाँ से ये नदियाँ बीच इधर निकल जाती हैं। यानी कि अरब सागर में वही नदियाँ गिरेंगी जो इस इलाके में निकलती हैं, और बाकी नदी जो इधर निकलेगा वो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो हमें यही पता लगाना है कि कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से कौन सा नदी है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका तुंगभद्र, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए होने वाला है, जिसमें नदी है तुंगभद्र। ये कहाँ है तुंगभद्र, इसको देखते हैं। यहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का ये इलाका है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो तुंगभद्र नदी है, तुंगभद्रा भी कहीं कहीं बोल देते हैं इसको, यहाँ से ये नदी निकलता है। ध्यान दीजिएगा, दो नदी मैं बना रहा हूँ, मार्कर मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ। इसके जस्ट ऊपर से निकलती है कृष्णा नदी। अब यहाँ से कृष्णा नदी निकल के और कर्नाटक से निकल के जाएगी आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये गिर जाएगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। जो तुंगभद्र नदी है इसी कर्नाटक से ही निकल के और ये जाके मिल जाती है, निकलेगी कर्नाटक में, और जैसे ही ये आंध्र प्रदेश में घुसती है ये जाके मिल जाती है कृष्णा नदी से। यानी कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बताइए कि तुंगभद्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या अरब सागर में गिरेगी, तो आप क्या बताएंगे, इधर तो आने वाला नहीं है,
इधर अगर जा रहा है तो भले अपने दम पे न जाए, ये जाके कहाँ मिल रहा है, कृष्णा में, और कृष्णा कहाँ जाके गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब कि जो तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी। और हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरेगी, तुंगभद्रा नदी। अब 2-3 यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक है नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। यहाँ पे 2 पर्वतमालाएं हैं, माउंटेन रेंजेज, एक है विंध्यास, एक है सतपुड़ा, इस इलाका में। इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, इस इलाके से निकल के और ऐसे आके ये गिर जाती है अरब के सागर में। इसका मतलब कि नर्मदा नदी तो भैया हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अरब के सागर में ही गिर रहा है। एक और नदी का यहाँ बात किया जा रहा है, वो नदी कौन सा है, साबरमती। साबरमती राजस्थान से निकलेगा और राजस्थान से निकल के आके इस कोने में गिर जाता है। इस तरीके से एक और नदी है, यानी कि बाकी सारी नदियाँ आके गिर रही हैं अरब के सागर में। एक ही नदी हम लोग का है तुंगभद्रा, जो कृष्णा के माध्यम से होते हुए कहा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, तुंगभद्रा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये ऑप्शन आप लोग खुद करेंगे। नहीं करेंगे भैया, थोड़ा गूगल सर्च करो, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगर कोई भी कुछ बताता है तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ के लिए हमें कहीं डिपेंड हो जाना है, हर एक चीज़ के लिए। अब अगर फिर आदमी इंसान भी रह किस काम का जाएगा, फिर तो जानवर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे जो भी यहाँ बताया जाएगा, आप कोशिश करें थोड़ा सा अपने मन से सर्च करने का, रिसर्च करने का, कि अगर हमें नहीं आता हम इधर उधर से हम थोड़ा खोजने की कोशिश करें। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, डू इट योर सेल्फ। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, डू इट योर सेल्फ। यहाँ मैं बताने वाला नहीं हूँ, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू से पूछ सकते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा बताने का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 34, यानी कि 32, 33, ये दोनों आप लोग अपने मन से करना है। 33 जो है 34, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है, मैं नहीं बताने वाला, ये भी आप लोग खुद करेंगे। 34 ऑप्शन मैं भर दूंगा, लास्ट में ही मैं भर दूंगा इसका ऑप्शन, टेंशन मत लो यार। लेकिन कोशिश करो यार, वीडियो पॉज करो और पॉज करके कोशिश करो थोड़ा सा कहीं से रिसर्च करने का। गूगल है, गूगल बाबा जिंदाबाद, क्वेश्चन निकालेंगे वहां से, हर एक क्वेश्चन का जवाब बैठा हुआ है, आप थोड़ा सर्च करें। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है हिमाचल प्रदेश के किस शहर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये भी बेसिक जीके है, ये भी आप थोड़ा सा अगर इधर उधर ताक झाँक करें आपको मिल सकता है। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है खजियार। हिमाचल प्रदेश में एक खजियार शहर है जिसको हम बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। तो खजियार किस ऑप्शन पे है, बी पे, 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है, ये भी मैं अभी नहीं बताने वाला, ये भी आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। और ये कहाँ का है, भूगोल का। भूगोल में छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है भूगोल में, किस अक्षांश में, और ये किस क्लास में, 9th में भी आपको मिल जाएगा। पहले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा भारतीय मानक मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित है। इसका आंसर है 85.5 यानी 85.5 डिग्री। 85.5 डिग्री किस ऑप्शन पे है, 36 का ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए भर ही देता हूँ यार, इसको भी भर दें, चलो भर ही देते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 32, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये डंडी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, अब नहीं परेशान करेगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पुराण कब लिखे गए थे, आप बताएं, थोड़ा कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा कोशिश करो, खोजो हिस्ट्री का बुक। पुराण कब, अच्छा ये कहाँ मिलेगा, जिस चैप्टर में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, जिस क्लास वाले हिस्ट्री के बुक में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी, उसी बुक में आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर मिलने वाला है, पुराण कब लिखे गए थे। अब पुराण कब लिखे गए थे, तो इसका आंसर है महाभारत काल, जिस समय महाभारत का कांड चल रहा था उस समय ये पुराण लिखे गए थे। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 37 का महाभारत का ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, यह है धर्म राज्य का स्तूप कहाँ स्थित है, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब इस पे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद बताएं, इस पे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। अब तक्षशिला कहाँ स्थित है, पूरा बौद्ध धर्म तो पढ़ाना यहाँ बताना बड़ा मुश्किल है, तो आपको बस थोड़ा सा इसको, अब तक्षशिला बौद्ध धर्म का मतलब ये बौद्ध ही स्तूप था, बौद्ध का ही स्तूप था, इसलिए मैं बोला हूँ। तो बौद्ध धर्म यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। तो बेहतर होगा कि आप ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक बात
मैं फिर से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम, बी इट एसएससी, बी इट रेलवे, बी इट यूपीपी, बी इट, और यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक का, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जाम, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, हिस्ट्री का अगर आपको बात करें, हिस्ट्री के सिलेबस का, तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 नाइस बुक, बेस्ट बुक, इतना शानदार वो बुक है कि आपको अगर आप 6, 7, 8 का पूरा हिस्ट्री अगर आप कवर कर लेते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से लेके एनालिसिस, रीड इन बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच बीच में क्या लिखा हुआ है, ये सब अगर आप कवर कर लेते हैं, आप मान के चलिए कि एकदम 30 मार्क खाना आप हो गए हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आता है, you will be able to solve it, and if you are not able to solve it, believe me, other also will not able to solve that question। यानी कि अगर आप वो क्वेश्चन कर पाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये याद रखिएगा, मुश्किल सवाल भैया सबके लिए मुश्किल होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। मुश्किल अगर आपको लग रहा है तो मुश्किल वो सबको लगता है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर किए हैं, पूरे सिलेबस में से अगर, क्योंकि हर बच्चा वही किताब पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई मंगल ग्रह से कोई किताब लेकर आता है और वो उस किताब से तैयारी करता है। हर कोई वही सोर्स पढ़ने वाला है जो सोर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप भी वही सोर्स पढ़े हुए हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सोर्स आता है, आपके लिए भी आउट ऑफ द सोर्स है, अदर पीपल के लिए भी आउट ऑफ द सोर्स है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो 6, 7, 8 का जो बेसिक एनसीईआरटीज है वो तो कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो कवर होता तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 38 जो हम लोग अभी देखे हैं, 37 और 38 दोनों ये बेसिक एनसीईआरटी हिस्ट्री के बुक से क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करना है तो गो एंड रीड 6th, 7th, 8th हिस्ट्री बुक ऑफ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी, ओल्ड हो या न्यू हो उसे में मतलब नहीं है, नया है पुराना है जो मिले पढ़ लो, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है नया है या पुराना है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? नहीं बताऊंगा, आपको ये करना है और ये मैं लिखूंगा, मैं नहीं, लास्ट तक मैं ये नहीं लिखूंगा। आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अभी तुरंत वीडियो देखते साथ ही कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप हमें तुरंत हमें कमेंट सेक्शन करके बताओ फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 40। मैं वेट करूंगा, मैं हर बार मैं कमेंट वगैरह चेक करता हूं, कई बार मैं बोलता हूं, काफी बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, आप नहीं एक्टिव रहेंगे तो भैया कुछ हमारा तो कुछ टूट जाने वाला नहीं है। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, वीडियो यहाँ जो भी प्रोवाइड कराना है हम लोग करा रहे हैं, उससे आप कितना फायदा उठा पा रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, थल सेना के प्रमुख जनरल कौन है? नहीं बताने वाला, फिल इट योरसेल्फ, कमेंट सेक्शन के थ्रू फटाफट इसका आंसर बताओ। अगला है 41, वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताने वाला, इसका आंसर आप लोग खुद भरिए। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इन तीनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 39 क्या था? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40, थल सेना के प्रमुख कौन है। तीसरा क्या है? वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। ये तीनों 39, 40 और 41 का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूंगा। हमें आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। हाँ, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? मैं बताता हूं। भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952। 1951 से 1952। देश आजाद कब हुआ था? देश आजाद कब हुआ था? 47। देश आजाद तो हुआ 47 में, लेकिन पहला जो आम चुनाव हुआ था, सामान्य जो जनरल इलेक्शन बोलते हैं, वो हुआ था 1951 से 1952 में। ऑप्शन कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 43, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है भैया बताइए फटाफट ऑप्शन में, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फटाफट करो। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? बागवानी और शहद। बागवानी और शहद ऑप्शन कौन सा है इसका? डी, क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग है भैया? छोटा 6, 7, 8 बेसिक एनसीईआरटी, पॉलिटी, डेमोक्रेटिक इंडिया, जो सिविक्स का जो हम लोग का बेसिक एनसीईआरटी है, वहां से आपको ये मिलेगा। क्या होगा आंसर? संसद के कितने अंग हैं? संसद छोटे क्लास से, अच्छा ये तो कंफ्यूजन छोटे बच्चों को या फिर नॉर्मली भी होता है। संसद के कितने अंग हैं? दो ही नाम सुने हैं, लोकसभा, राज्यसभा।
लोकसभा राज्यसभा। लेकिन यही लोकसभा राज्यसभा बाद में जाके खेल बिगाड़ता है, क्योंकि हम शुरू से रखते हैं लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इसमें एक आदमी और बैठा हुआ है सर इन दोनों के ऊपर। लोकसभा राज्यसभा बिल तो यहाँ पास करवा लेंगे, बिल तो यहाँ हम पास करवा लेंगे, लेकिन भैया जब तक बिल पे फाइनल मोहर नहीं लगेगा, क्या आपका बिल कोई कांड कर पाएगा? कांड शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर कांड होता भी रहता है बिल वगैरह को लेके। तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद एक तीसरा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और इन्हीं तीनों से मिलके, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे संसद के कितने अंग हैं तो क्या आंसर होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कितने हुए? 1, 2 और 3। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 44 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर? दोनों भाई लोग हैं, दोनों भाई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम क्यों याद करते हैं? जनगण मनगण। सत्येंद्रनाथ टैगोर का हम नाम क्यों याद करते हैं? फर्स्ट पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विस। तो भारत में जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सेवा है, उसके परीक्षा में सबसे पहले भारतीय वो कौन थे जो चयनित हुए थे, जिनको उनमें सेलेक्ट किया गया था? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन कौन सा है? बी, यानी 45 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। कैसकटा किसका उदाहरण है? तो परजीवी, बताने का कोई जरूरत नहीं है, 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परजीवी का मतलब वो जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्धारित रहते हैं। अन्य जीव, जैसे बाल में जू होता है, जू भी एक तरीके का परजीवी ही है। क्या बाहर जाता है खेत में आम तोड़ के खाने, या फिर आपके किचन में जाता है रोटी उठा के खाने? आपके ही सिर में रहेगा, यहीं से खाएगा, यहीं पे जो करना होगा सब करेगा। और ऐसे ही जीव को बोलते हैं परजीवी, और इसी का एक एग्जांपल है कैसकटा। तो ऑप्शन हो जाएगा परजीवी वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वेग को दर्शाने का सही चिन्ह क्या है? वेग, चाल, कुछ भाई भाई हैं। अब वेग को दर्शाने का क्या चाल है? फिजिक्स, साइंस। तो वेग को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। आंसर मैं बताने वाला नहीं था, इसका भी आंसर मैं आप लोगों से चाह रहा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी क्वेश्चन इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? एक गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन व दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो क्या होता है देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ समझाऊंगा। आप हमें सबसे पहले ये बताइए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? पहले बेसिक चीज समझते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि उसमें अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझ, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका घर, यहां है आपका बड़ा सा स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है, SCHOOLHOME, क्लियर? ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आपको करना क्या है? अपने घर से निकल के पहुंचना है स्कूल में। अब आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आपके घर से आपके स्कूल में जाने का एकदम सीधा रास्ता है? क्या आपका स्कूल आपके घर से सीधा दिखता है कि एकदम सीधे जाना है, ना हम लेफ्ट लेंगे ना राइट लेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। हम क्या करेंगे? घर से निकलेंगे, घर के बगल में एक मोड़ है, ये जाएगा पहले आपके गांव के चौराहे पर। चौराहे पर से फिर हम कोई रास्ता, नहर वाला रास्ता या फिर कोई रास्ता हम पकड़ेंगे, रास्ता पकड़ के फिर जाएंगे, फिर कोई एक छोटा चौराहा पड़ेगा, वहाँ चौराहे से चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाने के बाद फिर हमारे स्कूल के बगल में कोई इलाका है या फिर कोई ऐसा एरिया है, फिर हमारे पास कोई मोड़ मिलेगा, यहाँ से हम मोड़ फाइनल हम पहुँचेंगे अपने स्कूल में। ऐसा ही होता है सबके साथ। घर से स्कूल जाने का कोई सीधा रास्ता तो है नहीं, हम घूमते घूमते इस चौराहे से उस चौराहे और रास्ता वगैरह चक्कर काटते हुए हम पहुँचते अपने स्कूल। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्यों ना यहाँ से कोई एक ऐसा रास्ता हमारे पास हो सीधे हमें पहुँचा दे स्कूल। अब आप हमें ये बताइए नज़दीक कौन पड़ेगा, ये पूरा चक्कर काटते हुए या सीधा सीधा? क्योंकि शॉर्टकट में भी लोग यही करते हैं कि ये काम करो, तुम चक्कर काटो, मैं फटाफट सीधे पहुँच जा रहा हूँ अपनी जगह पे। सीधे पहुँचने वाला जगह हमारा हमेशा आसान होता है। तो वो दूरी जो एक्चुअली हम चलते हैं
वो दूरी जो एक्चुअली हम चलते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए, जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते से होकर, उसे हम बोलते हैं दूरी। यानी कि ये वाला जो हम चक्कर काट रहे हैं इसे हम बोलेंगे दूरी। और विस्थापन का मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का मतलब उससे कम दूरी हो ही नहीं सकता, भैया। यानी कि घर से लेकर और स्कूल के बीच में सीधा रास्ता के अलावा क्या आप कोई और कम दूरी दिखा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो विस्थापन किसी भी एक जगह से दूसरी जगह का सीधा रास्ता होता है, और दूरी वो रास्ता जिस रास्ते से एक्चुअली हम जाते हैं उस रास्ते को मुझे वो लंबा होता है। अब आपको एक बात बता रहा है, दूरी बड़ा या विस्थापन बड़ा? दूरी बड़ा, छोटा कौन? विस्थापन। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि विस्थापन हमेशा छोटा रहने वाला है। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, एक गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन व दूरी का अनुपात, विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ रहा है, यानी विस्थापन बटे दूरी, इसका मान पूछ रहा है कि हमेशा क्या होगा। और ऑप्शन है, एक संबंधी एक, बी है चाल, क्या इसके अनुपात को हम चाल कहते हैं, तीसरा है एक या एक से अधिक, चौथा है एक या एक से कम। पहले बात की विस्थापन बटे दूरी चाल तो होता नहीं है, क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, समय का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए पहले बात की ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एक संबंधी एक। अच्छा, एक संबंधी एक कब होता है? एक संबंधी एक तब होता है जब अंश और हर दोनों बराबर हो। इससे एक कट गया, ऊपर भी एक नीचे भी एक संबंधी एक हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग इस कहानी से समझे हैं कि विस्थापन और दूरी कभी कभी हो सकता है बराबर हो, ऐसा हो सकता है कभी कभी संयोग लह जाए कि ए से बी का दूरी भी वही है और वही विस्थापन भी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? क्वेश्चन में दे रखा है हमेशा तो नहीं होने वाला है। हम अक्सर हमारा विस्थापन छोटा होता है, और अगर विस्थापन हमारा छोटा है तो क्या इसका अनुपात कभी एक संबंध एक मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ऑप्शन ए भी हमारा गलत, यानी ए और बी खत्म। बचा है या तो एक या एक से अधिक या एक से कम। अब हम इसमें से पता लगाते हैं क्या होगा। आपको यह पता है विस्थापन हमेशा कम है, विस्थापन कम है दूरी ज्यादा है। अगर विस्थापन कम है दूरी तो कुछ ऐसा आ सकता है 4/7, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऊपर हमें छोटा चाहिए, नीचे हमें बड़ा चाहिए। अब आप हमें यह बताइए कि क्या अगर अंश छोटा है तो इस पूरे भिन्न का मान एक से कम आएगा या एक से ज्यादा आएगा? ये बात मैं आप लोग को साधारण भिन्न वाले लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। उसमें हम लोग देखे थे कि अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इस भिन्न को हम क्या बोलते हैं? समभिन्न या फिर उचित भिन्न। और उचित भिन्न का मान हमेशा एक से कम होता है, ये मैं उसी लेक्चर में आप लोग को बताया था। इसका मतलब कि अगर अंश छोटा है, याद रखना है आपको कि अगर अंश छोटा है तो भिन्न हमेशा छोटा रहेगा, अगर हर छोटा है तो भिन्न हमेशा बड़ा रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर अंश छोटा है तो इसका मान हमेशा क्या होगा? एक से कम होगा। और एक भी हो सकता है। एक क्यों कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए कभी विस्थापन और दूरी बराबर हो जाए, तो अगर विस्थापन और दूरी बराबर हो जाए तो इसका अनुपात 1 होगा। और अक्सर 1 को छोड़ के क्या होने वाला है? क्योंकि ये दूरी छोटा है इसलिए 1 से कम होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 या 1 से कम। आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 48 का ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोग का ये सेक्शन, जो हम लोग जीएस का सेक्शन देख रहे थे, वो भी हम लोग का आज कवर हुआ। जीएस सेक्शन का ऑलरेडी पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर एक बार मैं याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 का आंसर आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आप लोग तुरंत जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन आए तुरंत वीडियो को पॉज करो, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, मैं उसको देखूंगा, उसको मैं रिव्यू करूंगा। अगर कोई गड़बड़ी होगा मैं फिर यहाँ पे आने वाला हूँ, आप लोगों से मिलने वाला हूँ। आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, वार्तालाप जो भी डिस्कस करना हो आप लोग कर सकते हैं, आपका एकदम स्वागत है। लेकिन जो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक छोटा सा वर्क दे रहा हूँ, ट्राई टू फॉलो इट, ट्राई टू डू योर वर्क। क्लियर? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद।